टन्स थी। तो इस तरीके से ये माना जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मतलब ये चला, तो कुल मिलाकर के ये वालकोट जो है इस चीज के डायलेमा कंडीशन में फंसा हुआ है कि मैं किसका पक्ष लूं। फिर बाद में ये इम्पार्शियल होकर इस पोएम को लिखता है। ये कहता है खून खराबा ये सब चीजें चल रही है, बाद में देश आजाद भी हो गया इनका, तो 1962 के आसपास। तो फिर यहाँ पर और वालकोट एक वो थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो बड़े राइटर भी है वालकोट, इन्होंने इस पोयम को लिखा। ये बड़ी फेमस पोयम रही है। ये पोयम लाइन टू लाइन थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन अगर वैसे से थीम वाइज देख ले तो ये इसमें नेचर के बारे में बताया है, अफ्रीका कंट्री के बारे में वर्णन करा है, वहां के वेल्स के मैदान बताए हैं, किस तरीके से मैदान थे, नेचर बताया कि कैसे सब चीज चल रही थी। लेकिन बीच बीच में ये अंग्रेजों के बीच में और केन्याई जो है, जो वहां के केन्या के जो सिटीजन्स है उनके बीच में जो विद्रोह था जिसकी वजह से बहुत सारी जाने गई है, उसका भी जिक्र करता है कि कैसे धरती जो है वो रेड हो चुकी है ब्लड से। तो वो बताता, एक घटना दिखा दी इसमें, एक इवेंट इसमें दिखाई कि एक ब्रिटिश का बच्चा था छोटा सा, वाइट बेबी कह दो आप उसे उसे इन माओ माओ जो ये आंदोलन चला था जो किकुयू जनजाति ने चलाया था, तो किकुयू जनजाति वालों ने उस ब्रिटिशर के बच्चे को मार दिया। तो इस बात से वालकोट जो है बड़ा परेशान है। वो कहता है भाई ये गलत है, देखो बच्चों की क्या गलती है या लेडीज की क्या गलती है उसमें, हम इन्हें मार रहे हैं, तो वो काम जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो जहां जिसकी गलती होती है ये इसी का पक्ष ले लेता है। ऐसा भी नहीं है कि वो टोटल अफ्रीकन का ही फेवर में है, और ऐसा भी नहीं है ब्रिटिशर्स के फेवर में है। लास्ट में वो अपनी कंडीशन को लास्ट स्टेंजा में बताएगा भी, वो स्टेंजा इसका इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं, एक एक करके लाइन टू लाइन चलते हैं। थोड़ी थीम आपके माइंड में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है कि जो लड़ाई है उसे दिखाया जाता है, थोड़ा सा नेचर के बारे में भी बताएगा और कहेगा वालकोट की सब कुछ ठीक था। जैसे हम कहते हैं ना हमारा जो कंट्री था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन ऐसा कर दिया अंग्रेज आ गए उन्होंने ये करा। ऐसे ये कहते हैं कि ये एक स्वर्ग की तरह था अफ्रीका, लेकिन नेचर इतनी सुहावनी थी, ऐसे ऐसे पक्षी थे, सब कुछ था यहाँ पर। लेकिन अब ये अंग्रेज आ गए, इन्होंने सारे में त्राही त्राही कर दी, मतलब सब कुछ बेकार कर दिया। तो वो बातें भी बताई जाएगी और उन्हें सही ठहराने की कोशिश भी करेगा, तो दोनों का पक्ष भी लेगा, दोनों की बुराई भी करेगा। उसी चीज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजे को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा 10 लाइन्स में है, सेकेंड स्टेंजा 11 लाइन्स का है, और थर्ड स्टेंजा 12 लाइन्स का है। और इस तरीके से टोटल 3 स्टेंजाज है इसके अंदर, फ्री वर्स में इसने लिखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजे का मतलब एक स्टेंजा, जैसे इसमें पूरे पिक्चर पे नहीं आ रहा तो सेकंड भी स्लाइड करेंगे। फिलहाल फर्स्ट स्टेंजे की कुछ लाइनें यहाँ पर है सामने आपके। ये कहता है अफ्रीकन, ये कैरेबियन जो एक समुद्र है वहां का, वेस्ट इंडीज का है, और बात करता है अफ्रीका की। कहता है ए विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, टाउनी का मतलब होता है गोल्डन कलर का, और येलो थोड़ा सा मतलब गहरा येलो कलर हो जाता है उसे टाउनी कहते हैं। और जो पेल्ट होता है ना ये खाल होती है ऊपर की। तो टाउनी पेल्ट मतलब एक तरीके से गोल्डन कलर की खाल हो गई अफ्रीका की। तो ये गोल्डन खाल जो बोली गई है ना, जैसे जब सूखे से मैदान हो जाते हैं तो उस धरती को कहा गया है। अफ्रीका की धरती पर एक विंड जो है ना, हवा, वो रफलिंग कर रही है। रफलिंग होता है किसी चीज को परेशान करना, तो चलना, मतलब एक बुरी तरीके से एक हवा चल रही है उस अफ्रीका की धरती पर, जो कैसे कलर की है, येलो है, मतलब डार्क येलो गोल्डन कलर की है। और पेल्ट माने चमड़ी हो गई, अफ्रीका की चमड़ी जो है वो गोल्डन कलर की। वहां पर एक हवा चल रही है, ये हवा कौन सी है? और ये हवा इसी से देखो पता लग रहा है, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका से एक दूर से कोई मुझे क्राई सुनाई दे रही है, ये वालकोट बोल रहा है। वो अफ्रीका में नहीं है। वो कह रहा है कि यार अफ्रीका की मुझे आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ पर अफ्रीका में क्या हो रहा है। उसी को बता रहा है, एक विंड जो है रफलिंग कर रही है, बहुत ज्यादा चल रही है इस अफ्रीका की धरती पर। तो एक वो हवा चल रही है जहां पर मुझे वो रिबेलियन, वो अपराइजिंग, माओ माओ, उसका नाम दिया है माओ माओ। जैसे हमारे यहाँ पे नाम दे देते हैं कि कोई विद्रोह किया, तो जैसे 1857 की क्रांति थी तो उसका 1857 क्रांति नाम पड़ गया। ऐसे ही असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और इसी तरीके से करो या मरो, तो वो चला था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये नाम दे दिए जाते हैं किसी भी अपराइजिंग का, तो ये इसका नाम था माओ माओ। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ए विंड इज रफलिंग, एक हवा चल रही है जिसकी आवाज आ रही है मेरे कानों में। टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के
उस मैदान से आ रही है जो गोल्डन कलर का है, वहां से एक हवा की मुझे आवाज आ रही है, सुन रही है। और फिर बताता है किकुयु ये जनजाति पूछ ली जाती है। किकुयु जो जनजाति है, ये मैंने बताया जैसे कि आपको, ये बहुत एजुकेटेड थे। और दूसरा, ये बहुत चालाक थे। और ये गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे शिवाजी ने लड़ा था। गोरिल्ला युद्ध ऐसा होता है, हम किसी को मारे, कोई जा रहा हो उसे मार पीट कर हम फिर जंगलों में भाग जाए। भाई जहाँ जंगल है वहां जंगलों में भाग जाए। जहां पर इस तरीके के रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में, तो जहां मिले ना हम। एक होता है आमने सामने की लड़ाई लड़ना, एक होता है कि जब हम अपने आप को थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि भाई असहज है, तो हमने किसी को मारा और हम भाग गए, तो वो गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो गोरिल्ला युद्ध से तुलना की गई है इस जनजाति की, जो किकुयु जनजाति है। ये गोरिल्ला वाला वार जो होता है उसी को इन्होंने अपनाया था। तो किकुयु जो है वो क्विक है, बहुत तेज है, एज फ्लाइज, मक्खी की तरह। जैसे मक्खी या मच्छर हो ना, जब आप उस पे हाथ मारोगे तो वो एकदम, आप कितनी भी चालाकी से मार दो, बहुत कम हाथ में आती है, वो उड़ उड़ जाती है फ्लाई। तो इसी तरह से किकुयु जनजाति बहुत ही क्विक है। बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्स। ये जो वेल्ड वर्ड आया ना लास्ट में, वेल्ड, वेल्स के मैदान, एक जीएस में क्वेश्चन भी आता है, वेल्स के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। जैसे सवाना के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेल्स के मैदान जो होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये वेल्स मैदानों का नाम है, जो वहाँ की घास थोड़ी सूखी सी होती है। तो बैटन अपॉन, किकुयु जनजाति जो बहुत ही, जो फ्लाई की तरह बड़ी क्विक है। बैटन अपॉन का मतलब होता है सपोर्ट करना, ब्लड स्ट्रीम्स का सपोर्ट करती है वेल्स के मैदान में। मतलब इतने हरे भरे, और जो वेल्स के मैदान है ना उसमें ब्लड सेड फैला दिया किकुयु जनजाति ने, जो बहुत तेज है। और वो सपोर्ट करती है ब्लड सेड का, मतलब हत्याओं का, मार काट का, लड़ाई का। वो नॉन वॉयलेंस नहीं है, वो वॉयलेंस है टोटली। तो ये किकुयु जनजाति जो कि मार धाड़ करना, मार काट करने में इसका सपोर्ट करती है। ब्लड स्ट्रीम्स होती है, खून की नदियां बहा देना, ठीक है ना, ऑफ द वेल्स, वेल्स में खून की नदियां बहाने का बैटन अपॉन करती है। बैट अपॉन बैटिंग करना होता है ना, जैसे उस पे बैटिंग करती है, मतलब एक तरीके से उसको सपोर्ट करती है, उसे बढ़ावा देती है, सपोर्ट करती है, बढ़ावा देती है, वॉयलेंस को बढ़ावा देती है। और जो ऐसी धरती है वहां पर ब्लड सेट का बढ़ावा देती है। ये वालकोट बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इस समय किस तरीके का माहौल है। मतलब एक अच्छा सा अफ्रीका जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्योंकि वहां दोनों तरफ से लड़ाइयां चल रही है। एक तरफ ब्रिटिशर्स है और दूसरी तरफ ये किकुयु जनजाति है जो अफ्रीकन है। तो अफ्रीकन और ब्रिटिशर्स, जिसे आप व्हाइट एंड ब्लैक की लड़ाई भी बोल सकते हो। कॉर्प्सेज आर स्केटर्ड थ्रू ए पैराडाइज। देखो यहां पर एक लाइन डाल करके वालकोट बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पैराडाइज में कॉर्प्स फैल चुकी है। कॉर्प्स होता है डेड बॉडीज, आर स्केटर्ड माने बिखरी पड़ी है, थ्रू अ पैराडाइज, पैराडाइज के दौरान, मतलब पैराडाइज हो गया, उसे स्वर्ग बता रहा है। जैसे हम अपने इसे इंडिया को बोलते हैं ना कि ये एक तरीके से सोने की चिड़िया है, ऐसे ही इसे बताया जा रहा है कि ये जो है वो पैराडाइस, इस तरीके से चारों चारों तरफ क्या हो रहा है, कि उसने बताया कि भाई पैराडाइस जो है पूरा स्वर्ग की धरती जो है ये, इसमें क्या हो चुका है, कॉर्पसेस फैल चुकी है, मतलब चारों तरफ डेड बॉडीज है, मार काट चल रही है। ये उस टाइम पे पोयम लिखी वालकोट ने, जिस समय ये विद्रोह चल रहा था, बल्कि खत्म की तरफ था। तो यहाँ पर तब इस पोयम को लिखता है और कहता है कि चारों तरफ कैसे मार काट चल रही है, कॉर्पसेज स्कैटर्ड हो रही है थ्रू ए पैराडाइज, ओनली द वर्म, केवल वर्म होता है कीड़ा। और कर्नल की स्पेलिंग कभी कभी पूछी जाती है तो वो कॉलोनल बोली जाती है। ये वैसे भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि बताइए कर्नल की स्पेलिंग बताइए। तो कर्नल, लेफ्टिनेंट, इनकी स्पेलिंग बताई नहीं जाती। जैसे कॉलोनल होता है वो लेफ्टिनेंट होता है, तो ऐसे ही कॉलोनल मतलब कर्नल ऑफ कैरियन, कैरियन का मतलब होता है डेड बॉडीज। डेड बॉडी का कर्नल मतलब एक तरीके से उसका हेड समझो, जो मार काट कर रहा है उसे वॉर्म कहते हैं, कीड़ा। डेड बॉडी का हेड मतलब जो उसका सरगना है, तो वो कौन होता है, डेड बॉडी, जिसे वो वर्म कीड़े की तरह होता है ना, कीड़ा ही तो खाता है ना डेड बॉडीज को। तो उसे यहाँ पर जो वाइट पर्सन है, जो मार काट करता है, उसका जो आर्मी को आदेश देता है वो कर्नल हो गया। वो वर्म जो है, क्राइस, वो चीख रहा है इन डेड बॉडीज को देख करके। वो क्या कह रहा है चीख करके, वेस्ट नो कंपेशन ऑन दीज सेपरेट डेड।
वो चीख करके कहता है वेस्ट नो कंपेशन, कंपेशन को वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। कंपेशन होती है दया, सिंपैथी, मर्सी, दया मत दिखाओ। इन ऑन दीज सेपरेट डेड पर, ये जो डेड पर्सन है ना, जो ये मर गई बॉडीज, जो मर रहा है मार दो, इन पे दया मत दिखाओ, ऐसा बोल रहा है ब्रिटिशर्स का हेड, कर्नल। और वो भी डेड बॉडी का, मतलब कर्नल डेड बॉडी से मतलब ये है कि जो आदेश दे रहा है। जैसे कि अंग्रेजों में आप जनरल डायर की एग्जांपल ले लो, जनरल डायर ने आदेश दे दिया था जलियांवाला बाग में मारो भाई इन्हें बहुत सारों को। तो उसे अगर ऐसे कई एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स में, ये हर जगह थे। आपके इंडिया में कोई और आए, वहां कुछ और बन के आए, कोई वायस राय बन के आया, कोई जनरल बन के आया। तो जिस तरीके से ये हमारे यहाँ पे आए थे, ऐसे ही केन्या में भी है। तो वही एक टारगेट करता था, मतलब वही आदेश देता था, ऑर्डर करता था। तो ओनली द वर्म, जो वर्म है, जो कीड़ा है, वो कर्नल जो है, जो लाशों का कर्नल है, मतलब जिस जो लाशों का ऑर्डर देता है डेड बॉडीज का, वो क्या क्राई कर रहा है, चीख करके क्या कहता है अपने सपोर्टर्स को, अपने आर्मी को, कहता है वेस्ट नो कंपेशन ऑन दिस सेपरेट डेड, इन डेड पर्सन पे कोई भी दया मत दिखाना, मतलब जब ये हाथ लगे मार दो इन्हें। तो डोंट हैव एनी मर्सी ऑन देम, इन पे कोई दया मत दिखाना कि भाई हम इन्हें मार रहे हैं मारो। क्योंकि इन्होंने अभी बहुत बुरा करा है हमारे साथ। क्या करा था, एक ब्रिटिशर्स का एक बच्चा था, उसे मार दिया था। तो वो बच्चा मर गया, उसके पक्ष में वालकोट भी नहीं है कि भाई चलो ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ बुरा करा तो हम उनके बीवी बच्चों को मारे, तो वो थोड़ा सा मतलब एक ह्यूमनिटी के खिलाफ हो जाता है। तो उसमें वालकोट भी उसका पक्षधर नहीं है। तो यहाँ यही बात कही गई है। लेकिन अंग्रेज क्या कह रहा है, वो हेड जो है, कि भाई वेस्ट मत करो कंपेशन ऑन दी सेपरेट डेट पर, इन व्यक्तियों पर दया मत दिखाओ। अब आगे ये बोल रहा है स्टेटिस्टिक्स जस्टिफाई। अब स्टेटिस्टिक होते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है कि एक तरीके से आंकड़े, आंकड़े जस्टिफाई करते हैं। मतलब जो एक डिपार्टमेंट है ना स्टेटिस्टिक का, सांख्यिकी का, तो वे आंकड़े इस चीज को जस्टिफाई ठहराते हैं। ये जो मारकाट हो रही है कि ब्रिटिशर्स को जस्टिफाई करते हैं कि ये सही है। और स्कॉलर्स सीज करते हैं, स्कॉलर माने विद्वान व्यक्ति, सीज माने होता है कि अपनी गिरफ्त में ले लेना, जब्त कर लेना। द सैलियंट्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। अब कॉलोनियल पॉलिसी क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है। कॉलोनियल पॉलिसी वो है जब हम किसी पे कॉलोनी बनाए, मतलब ब्रिटिशर्स आकर के केन्या में रह रहे हैं, तो वो जो पॉलिसी बना रहे हैं ना, वो कॉलोनियल पॉलिसी है कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो इसकी पॉलिसी नीति, जो कॉलोनी में रहते हैं जब उपनिवेशक जो होते हैं, तो कॉलोनियल पॉलिसी जो है उसके जो सैलियंट्स है, सैलियंट फीचर आपने वर्ड सुना होगा कि प्लीज डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस पोयम। तो सैलिएंट फीचर होते हैं विशेष पॉइंट। तो जो विशेषता है ना इसकी, जो विशिष्टता है कॉलोनियल पॉलिसी की, उसे स्कॉलर सीज करते हैं। सीज माने स्वीकार करते हैं, जब्त करते हैं, पकड़ते हैं। तो इसका मतलब विद्वान व्यक्ति इस पॉलिसी को, कॉलोनियल पॉलिसी जो भी बना रखी है, जो अंग्रेजों ने आकर के केन्या में बनाई है ना अपनी पॉलिसी की, भाई हम ऐसे करेंगे, ऐसे नियम चलाएंगे, इस तरीके से कानूनी व्यवस्था रखेंगे, उस पॉलिसी को सही ठहराते हैं और जस्टिफाई करते हैं स्टेटिस्टिक्स वाले। तो जो सांख्यिकी गणना करने वाले हैं वो न्यायोचित ठहराते हैं, स्कॉलर भी मानते हैं। जो सैलियंट्स है, जो विशेषताएं हैं कॉलोनियल पॉलिसी की, जो बातें हैं कि भाई इन चीजों को लेकर के तो ये केन्या वाले विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है उसे सही ठहरा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी को तो ऐसा भी हुआ था कि हमारे ही मतलब इंडियंस ने भी, कितने व्यक्तियों ने सही ठहराया था कि भाई इनके नियम ठीक है, सही है। तो वालकोट का कहना यह है कि जो स्टेटिस्टिक्स, जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो जस्टिफाई करते हैं, स्कॉलर भी मानते हैं सेलियंट्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। जो कॉलोनियल पॉलिसी इन्होंने बना रखी है उसे सही ठहराते हैं ये सभी। व्हाट इज दैट, अब कहता है फिर ये क्या है। अब देखो ये दोनों तरह की बात बोलता है वालकॉट, और फिर अपना आप ही लास्ट वाले स्टेंजे में फंस जाएगा क्वेश्चंस में। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है, यहां खत्म हो जाएगा इसी ज्यू पर आकर के। तो व्हाट इज दैट, अरे ये क्या है फिर, टू द वाइट चाइल्ड हैग्ड इन बेड। एक वाइट चाइल्ड को हैक कर दिया गया, मार दिया गया, इन बेड मन, बिस्तर पर बेचारा सोया हुआ था, उसे आकर के मार दिया। व्हाट इज दैट, ये क्या है भाई, ये तो गलत है। व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैग्ड इन बेड टू सैवेजेस। ये सैवेजेस के लिए मतलब उन्हें बोल रहा है, वो जो ब्लैक पर्सन है केन्या वाले, ये कहता है कि ऐसे मार देना क्या है ये सैवेजेस, ये बहुत ही रूढ़ता है, ये असभ्यता है और बुरापन। सैवेज तो बहुत ही बुरे के लिए आता है ना,
एक्सपेंडेबल एज ज्यूज, ये तो ऐसे समझो जैसे एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंड माने खर्चा करना होता है, जिसका खर्चा किया जा सके, एक्सपेंडेबल इजीली खर्च कर दे, मतलब यूज एंड थ्रो कह दो, जैसे कोई चीज बहुत सस्ती। एज ज्यूज जैसे यहूदियों के साथ हुआ था, तो ये उसकी ज्यूज से तुलना कर रहा है, किन किन, अफ्रीकन की। अब देखो अपने ही मूल के व्यक्तियों की, अब यहां पर बुराई कर रहा है कि उसने वाइट बच्चे को मार दिया, भाई ये कहाँ का इंसाफ था, ये सैवेज था, असभ्यता थी। एक्सपेंडेबल एज ज्यूज, ये ऐसे है जैसे ज्यू यहूदियों के साथ हुआ था ना, ऐसा होना चाहिए इनके साथ। अफ्रीकन के लिए बोल रहा है कि भाई अगर ऐसा करोगे तो तुम ज्यू वाला तरीका तुम्हारे साथ अपनाया जाएगा। ज्यू के साथ क्या हुआ था वो समझ लो। वर्ल्ड वार 2 में जो नाजी थे, नाजीवाद चला था जर्मनी में, वहां था हिटलर। हिटलर ने यहूदियों को ऐसे मरवा दिया था, ज्यूज को, कि मतलब कोई छोड़ा नहीं था, बुरी तरीके से मारे थे वे उन्हें, बिल्कुल यूज एंड थ्रू। तो इस तरीके से मारा था उन्हें, तो कह रहा है कि ऐसे में ये वाला पनिशमेंट मिलता है, मतलब गलत काम करा कि हमें बच्चों को नहीं मारना चाहिए। तो व्हाट इज दैट, अरे ये क्या है, टू द वाइट चाइल्ड हैग बीन पेट, अरे क्या कर दिया कि बच्चे को मार दिया। टू सैवेज इज एक्सपेंडेबल एक्शंस, ये तो ऐसे बिल्कुल असभ्यता वाला काम है। और इसके ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से समझो जैसे ज्यूज यहूदी होते हैं ना, वो वाली दुर्गति हो जाएगी अफ्रीकन की। तो उन्होंने गलत करा कि बच्चे को इस तरीके से मार दिया, तो ये यहां पर इस लाइन में ब्रिटिशर्स के पक्ष में है वालकॉट। हालांकि वालकॉट के जो ग्रांड फादर है वो इसी मूल के थे, अफ्रीकन से है, मतलब अफ्रीकन है, तो वो इनका पक्ष इसलिए भी लेना चाह रहा है। और इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और ये इंग्लिश में लिखता है, और एजुकेशन जो इसने ब्रिटिशर्स वाली ले रखी है, तो इस वजह से ये उसका भी पक्ष लेता है। तो दोनों में फंसा हुआ है, और जो सही है सही को सही कहता है। इस तरीके से ये पोयम लिखी है वालकॉट ने। ये इसका सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट होता है यहां से। कहता है, थ्रेस्ड आउट बाय द बीटर्स द लॉन्ग रसेस ब्रेक इन ए वाइट डस्ट ऑफ इप्सिस whose cries have wheeled since civilization dawn from the past river or beast teeming plain। देखो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, एक नेचर का वर्णन दिया है उसने कि प्रकृति कब से चली आ रही है। अफ्रीका में सब कुछ ठीक ठाक था, इप्सीज थे। इप्सीज वर्ड जो दे रखा है ना थर्ड लाइन में, इप्सीज, ये एक, जैसे हमारे यहाँ सारस होता है ना व्हाइट कलर का, लंबी लंबी टांगे ऐसे, तो ऐसे इप्सीज एक पक्षी है मतलब। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, इप्सीज व्हाइट कलर के होते थे, तो चारों तरफ जो है वो ऐसे उड़ते थे, मतलब एक वो समय भी था। तो यहां पर अफ्रीकन में बता रहा है कब से ये सिविलाइजेशन चली आ रही है। थ्रेस्ड आउट बाय बीटर्स, यहाँ बीटर्स पीटने वाले होते हैं। अब यहाँ और थ्रेस्ड आउट माने होता है धुनना किसी चीज को, जैसे बीटर्स, एक एग्जांपल वो भी होता है कि थ्रेस्ड आउट करना, जैसे अनाज होता है ना, और उसे जो किसान जो होता है उसे मारता है, तो वो उसे पीटता है इस तरीके से। ये हंटर के लिए दिया है, वैसे यहाँ पर हंटर जो है थ्रेस्ड आउट करते हैं, मतलब घासों में भागते हैं, थ्रेस्ड आउट करते हैं, तो भागते हैं ना शिकार के लिए हंटर्स। थ्रेस्ड आउट बाय बीटर्स, हंटर्स के द्वारा थ्रेस्ड आउट कर देना। लॉन्ग रसेस को, लंबे लंबे यहाँ रसेस उसके लिए दिया गया है, जो झाड़ियां होती है या पेड़ पौधे, लंबे लंबे पौधे जो होते हैं ना, उन्हें थ्रेस्ड आउट करके और पैरों से पीटते हुए चले जाते हैं इन ए वाइट डस्ट ऑफ इब्जीज। और वहां पर बताया गया है कि वाइट डस्ट ऑफ इब्सीज की, सफेद कलर की धूल। अब धूल से मतलब है कि ग्रुप होता था, तो चारों तरफ इब्सीज पक्षी जो होते थे, जैसे वे शिकारी उनके पीछे पीछे भागते थे ना, तो चारों तरफ पक्षी आ जाते थे। हुज क्राइज, उनकी चीखे, है व्हील्ड, व्हील्ड माने होता है वो घूम रही है, सिंस सिविलाइजेशन डॉन, जब से सभ्यता का डॉन हुआ है। डॉन से मतलब है प्रातःकाल, जब से ये सभ्यता चली है, जब से अफ्रीका में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, बहुत पुरानी बात कह रहा है, तब से शिकारी जो है, इफ्सीज पक्षी जो होते हैं, जैसे उनके पीछे भागते हैं घासों को कुचलते हुए, तो वे झुंड में इफ्सीज पक्षी भागते रहते हैं। फ्रॉम द पार्च रिवर से, पार्च होती है सूखी हुई नदियां, अफ्रीका में नदी जो है उसका कम रहता है वो। और बीस्ट टीमिंग प्लेन, बीस्ट माने जंगली जानवर, और टीमिंग माने होते हैं भरे हुए, प्लेन माने मैदान, और मैदानों में जंगली जानवर, और रिवर जो है वहां से ये सभ्यता उठी। और तब से इप्सिस पक्षी को जैसे शिकार करने के लिए जब शिकारी भागते हैं ना, तो वो एक माहौल बता रहा है, प्रकृति नेचर की बहुत पुराने समय से
यहाँ पर अफ्रीका में इस तरीके का नेचर है। तो मतलब एक सुहावना नेचर बता रहा है, लेकिन अब सब कुछ बुरा हो चुका है। तो नाउ एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर लिया यहाँ पर, फिर रहने स्टार्ट हो गए। 1895 से अब लगा लो 1952 आ गया। तो इसका मतलब 52 साल तो ये हो गए, और 57 साल बाद एक आंदोलन चला जिसे माओ माओ आंदोलन बोला गया है। जो किसने स्टार्ट करा? किकुयू जनजाति ने स्टार्ट करा, और उन्होंने इस रिबेलियन को, अपराइजिंग को स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से थ्रेस्ड आउट बाय द बीटर हंटर्स जो है झाड़ियों को कुचलते हुए चलते थे। इप्सीज जो थे वो नदियों से और जानवरों से भरा हुआ प्लेन हुआ करता था, मैदान थे, और वहीं से उनकी चीखें सुनाई देती थी। जब से ये सभ्यता स्टार्ट हुई है तब से हम इस चीज को देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा नजारा हम देखते हुए आ रहे हैं। द वॉयलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड एज नेचुरल। और इस प्रकृति के नजारे में हमने एक चीज देखी है। अफ्रीका के जंगलों का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, कि भाई अफ्रीका के जंगल, जब कोई चीज भाई कहीं नहीं मिलती तो अफ्रीका के जंगलों की बात आती। तो वही अफ्रीका के जंगल का एक नियम बताया जा रहा है कि द वॉयलेंस ऑफ बीस्ट, जंगली जानवरों का जो वॉयलेंस होता है ना, जो उनकी हिंसा होती है, मारकाट होती है बीस्ट के ऊपर, एक जानवर दूसरे जानवर को जो मारता है, इज रेड, उसे पढ़ा जाता है एज नेचुरल लॉ, वो प्रकृति का नियम है। तो ये बात है भी बिल्कुल सही। देखो अगर शेर है, तो शेर लॉयन जो है, अगर वो जानवर को नहीं मारेगा तो वो अपना पेट कैसे भरेगा? तो एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, ठीक है, ये नियम है प्रकृति का, अपना पेट भरने के लिए। अब देखो वो एग्जाम्पल कहाँ लेना चाह रहा है, कह रहा है जानवर जानवर को मारता है, ठीक है, इंसान इंसान को मार रहा है यहाँ पर, ये उचित नहीं है। क्योंकि हम पे तो और भी ऑप्शंस है, जहां ऑप्शन नहीं है वहां ठीक है, वो नेचुरल लॉ है। तो उसने पहले एक प्रकृति का वर्णन करा कि अफ्रीका के अंदर ऐसे हुआ करता था। इससे पहला जो स्टेंजा, जो स्टार सेकंड स्टेंजे में टोटल में यही बात बताया गया, एक नेचुरल लॉ की बात बता रहा है। तो स्टार्ट करा था थ्रेश होल्ड आउट। तो हंटर्स जो है वो कब से शिकार करते हुए आ रहे हैं, वो इब्सिस पक्षी की चहचहाट और जानवरों से भरा हुआ इस तरीके से जब से सभ्यता चली है, जब से ऐसे ही नेचर चल रही है। और फिर कहता है वॉयलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट, जानवर की जानवर पर वॉयलेंस करना मतलब मारना, ये ऐसा पढ़ा जाता है एज नेचुरल लॉ, कि जैसे ये एक स्वाभाविक प्रकृति का नियम है। बट अपराइट मैन, अब लेकिन अपराइट मैन होते हैं उच्च व्यक्ति, सुपीरियर। अब सुपीरियर तो कौन है यहाँ पे? तो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज है। लेकिन अंग्रेज क्या मानते हैं? सीक्स हिज डिवाइनिटी, वे अपनी डिवाइनिटी खोजते हैं। डिवाइनिटी, डिवाइन माने तो दैव्य होता है, भगवान। तो मतलब उच्चता, महानता खोजते हैं बाय इनफ्लिक्टिंग पेन। इनफ्लिक्ट माने देना, पेन माने दर्द। दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। देखो अब उसकी बात समझने की कोशिश करो वालकोट की। वो कहता है कि एक नेचर का नियम है, जानवर जानवर को मारता है, लेकिन अब इंसान इंसान को दर्द देता है ना, उसे ये अंग्रेज ये मानते हैं, अगर हम किसी इंसान को दबाते हैं, उन्हें पेन करते हैं, इन्फ्लिक्ट पेन करने का मतलब है किसी को कष्ट पहुंचाना। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं ना, अपने नीचे रखते हैं, तो ये हम सुपीरियर हो गए, हम डिवाइन हो गए, भगवान हो गए, ये ऐसा मानते हैं। Delirious as these worried beasts, his wars dance to the tightened carcass of a drum while he calls courage still that native dread of the। अब यहां पर उसने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि ये सोचते हैं जो अंग्रेज है, कि भाई हम इन्हें दबा रहे हैं तो हम भगवान की तरह डिवाइन मानते हैं अपने आप को। तो देखो आप वालकोट की जब बात चलती है, आप देखो वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। और क्यों नहीं ले रहा है, अब आप नेक्स्ट स्टेंज में इस बात को भी समझ जाओगे। वालकोट ना अंग्रेजों का पक्ष ले रहा है, ना अफ्रीकन का, ना बुराई अफ्रीकन, जहां गलत अफ्रीकन है तो उन्हें बुरा बता रहा है, सैवेज कहा उन्हें, कि असभ्यता वाले काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक छोटे बच्चे को मार दिया, व्हाइट बेबी को बेड पे मार दिया, तो ये एक सैवेज वाला है, जीव वाला काम है। जैसे यहूदियों की हत्या की गई थी, ऐसा दंड देने वाला काम इन्होंने करा है, तो वहां उसकी बुराई कर दी। अब यहां पर देखो एक तरह से अंग्रेजों के लिए कह रहा है, कहता है कि वॉयलेंस जो है, जो हत्या है, अगर जानवर जानवरों को मारता है तो ये नेचर का लॉ है, नेचुरल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है, कि भाई अपने आप का पेट भरने के लिए उसे उसे मारना ही पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे मांसाहारी जो जानवर होते हैं, तो वे तो मार करके ही अपना भोजन खाएंगे, ठीक है। बट अपराइट मैन, लेकिन जो ये उच्च व्यक्ति है, जो अंग्रेज है,
ये अपनी डिवाइनिटी खोजते इन्फ्लिक्ट करने में, पेन दर्द देने में। ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि अगर हम किसी को नीचे रखे, उसे दर्द में रखे, तो हम सुपीरियर हैं। डेलेरियस होते हैं परेशान आत्मा, मतलब बहुत पागल हो जाते हैं, दुखी। एज दीज वरीड बीस्ट, ये जो चिंतित बीस्ट माने जानवर है। डेलेरियस माने जो परेशान, डेलेरियस माने बिल्कुल परेशान। एज दीज वरीड बीस्ट हिज वार्स डांस टू द टाइटेंड carcass of a drum while he calls courage। अब डेलेरियस एज दीज वरीड बीस्ट, ये जो जानवर, उन्हें बोल दिया इसने अफ्रीकन वाले, जो बेचारे वरीड हैं, चिंतित हैं। बीस्ट माने जंगली जानवर को कहते हैं वैसे तो डेलेरियस एज दीज वरीड बीस्ट, ये चिंतित रहते ना, परेशान, पता नहीं कब हम पे हमला कर दिया जाए। हिज वॉर्स डांस टू द टाइटेंड carcass ऑफ ए ड्रम। अब ड्रम ढोलक होती है, और जो एक कारकेस है ना, ये चमड़ा है किसी की खाल का, और टाइटेंड माने टाइट करा हुआ, और उसकी आवाज पे डांस करना। मतलब जैसे आपने देखा होगा, ढोलक होती है ना, ढोलक के जो हाथ से हम बजाते हैं, दोनों तरफ जो लगा रहता है ना वो चमड़ा, वो किसी की खाल का होता है। अब यहाँ खाल एक तरीके से बताया जा रहा है कि ऐसा ड्रम बनाना जिसमें खाल में इंसान की, मतलब जो ड्रम पे जो वो लगी रहती है ना बजाने वाली, वो इंसान की खाल का बना हुआ हो, और उस पे ढोलक बजाओ, और तब इन्हें क्या होता है, डांस करते हैं ये। हिज वार्स डांस टू द टाइटन्ड carcass ऑफ ए ड्रम। तो जो अंग्रेज है ना, इन्हें तो मजा आता है युद्ध में, और उस पे ये डांस करते हैं। तो ये चिंतित होते हैं, वे परेशान होते हैं, और ये मजे लेते हैं। वाइल जबकि ही कॉल्स करेज, ये यहाँ पर आया अंग्रेज के लिए, वो तो इसे करेज कहता है, भाई हम कितने साहसी है। स्टिल दैट, फिर भी जो ये नेटिव है, नेटिव कौन है, जो रह रहे हैं वहां पर, मतलब अफ्रीकन्स, ड्रीड माने डरना, वे डरे रहते हैं। ऑफ द वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। ऑफ द वाइट पीस, जो ये वाइट शांति है, पीस माने शांति, ये वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड होता है, संकुचित कर लेना, बाय द डेड, ये डेड के द्वारा होती है। मतलब ये जो शांति है ना, उन्हें तब शांति मिलती है बाय द डेड, मार करके, मतलब दूसरों को मार करके वो शांति प्राप्त करते हैं, वाइट साइलेंस प्राप्त करते हैं, वाइट पीस प्राप्त करते हैं। तो ये तो इसे करेज मानते हैं। और नेटिव जो है वो डरते हैं इस वाइट पीस से, इस शांति से, जो कहाँ से निकल के आती है, डेड से, कॉन्ट्रैक्टेड होती है, संकुचित करना, निकलना। और बाय द डेड माने मौत से, जो मौत से शांति आती है, उस शांति से जो नेटिव है ना, ऑफ द वाइट, वो उससे ड्रीड करते हैं, ड्रीड माने डरते हैं। मतलब अंग्रेज तो खुश होते हैं, वो कहते हैं करेज है, युद्ध करना, मारना, मार काट करना। और जो ये नेटिव है, जो अफ्रीकन्स है, वो इस शांति से डरते हैं, कांपते हैं। डेलेरियस जो वर्ड आया था ना, इज दीज वरीड बीस्ट, ये हमेशा चिंतित रहते हैं। तो वे वरीड रहते हैं, कब पता नहीं हमारे साथ ऐसा हो जाए। मतलब ऐसा ही है बिल्कुल, जब ये ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से रूल कर दिया था, तो यहाँ इंडियंस जो थे ना, डरे डरे रहते थे, सहमे सहमे रहते थे, पता नहीं कब हमारे ऊपर ऐसे आक्रमण कर दे, कब हमें किसी बात को लेकर के सजा सुना दे, मार दे, फांसी दे दे। तो ऐसा होता भी था। तो ऐसी केन्या में है। तो वालकोट कह रहा है कि ये तो इसे करेज मानते हैं, लड़ाई मारधाड़ को, लेकिन वो डरे रहते हैं। और वो जो नेटिव होते हैं ना, वो डरते हैं इस वाइट पीस से, इस शांति से, जो डेड से, जो मार करके निकलती है। मतलब उस शांति से वो डरते हैं, मतलब उस हत्या से वो डरते हैं। तो इसीलिए उस डर की वजह से क्या हुआ, रिबेलियन हो गया। भाई डर करके ही तो हुआ कि भाई ये पता नहीं हमारे साथ क्या कर देंगे, क्यों ना हम इन्हें भगा दें। ऐसा ही हमारे इंडिया में कई बार देखने को मिले थे, इस तरह के विद्रोह थे जिन्हें कुचल दिया गया था, और उन विद्रोह से परेशान होकर के अंग्रेज भाग भी गए थे। इसी तरह ये माओ माओ जो विद्रोह हुआ था, इससे अंग्रेज जो है यहाँ से चले गए थे, केन्या से, 1962 के आसपास। तो ये विद्रोह चला था 52 से 60 तक। तो इसी तरीके से, मतलब ये विद्रोह, ये समझ लो, और जो इस विद्रोह में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, उन्हें ही हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो केन्या वाले तो उनकी पूजा करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि उसके बाद में डेमोक्रेसी आई वहां पर। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर, हम 1947 में हम आजाद हो गए, लेकिन ये बाद में हुआ है केन्या। वही थे जो हमारे यहाँ पे थे ब्रिटिशर्स, और वही वहां पर थे। ठीक है। तो ये सेकंड स्टेंजा था, जिसके अंदर बताया गया है दोनों का, मतलब ये पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका फिर लास्ट में जो स्टेंजा होता है, तब वो, जो अब लास्ट स्टेंजा है इसका, इसमें अब यहाँ ये बताएगा कि किस तरीके से ये दोनों का पक्ष क्यों नहीं ले पाता, उसका कारण भी आपको इसमें बताएगा। अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ ए डर्टी कॉज।
जो ये ब्रूटिस होता है, ये ब्रिटिश नहीं है, ब्रूटिस है। ब्रूटिस होता है क्रूरता। भाई ब्रूटिस होता है क्रूरता की जो नेसेसिटी है, ये क्रूरता करने की जो जरूरत है, मतलब वो गलत मार काट करते हैं ना जो अंग्रेज, तो ये ब्रूटिस जो नेसेसिटी है ना, उनकी मार काट करने की जो आवश्यकता है, वाइप्स इट्स हैंड्स, ये आवश्यकता अपने हाथों को धो लेती है। अब अपने हाथों को धो लेती है तो देखो, कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन कर दिया ना, उसके हाथ थोड़ी होते हैं। तो ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स, वो अपने हाथों को धो लेती है। मतलब जैसे ब्रूटस हो गया क्रूरता से हत्या कर देना, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोलोनाइज जब कोलोनलाइजेशन करोगे आप कहीं पर, उपनिवेशक बनोगे, तो आप डर का माहौल खड़ा करके अपना आप को तभी तो आगे बढ़ाओगे। तो ये जो ब्रिटिश नेसेसिटी है, वाइप्स इट्स हैंड्स, वो अपने हाथों को धो लेती है, मतलब पाक साफ बन जाती है। कब? अपॉन द नैपकिन ऑफ ए डर्टी कॉज, एक भद्दे कारण दे करके उसका नैपकिन से, उस नैपकिन से हाथ धो लेती है। मतलब नैपकिन किस चीज का बना हो? डर्टी कॉज का, मतलब बेकार के, उल जलूल कह दो आप उसे, बिना मतलब के, बेतुक वाले ऐसे एग्जाम्पल्स दे करके, ऐसे कोज कारण दे करके कि भाई हमने, हमारा इसलिए मार दिया ये व्यक्ति, इसने ये काम करा था इसलिए मार दिया उसका। हमारे यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका वो चलाए गए मुकदमे, जेल में डाल दिए, फांसी दे दी, तो उनका कुछ कारण बताया, मार दिया उसे। तो ऐसे कोज बना करके ये ब्रिटिशर्स जो थे, वो ब्रिटिश नेसेसिटी के लिए, मतलब जो जरूरी नेसेसिटी माने आवश्यकता थी मार काट वाली, उसके वो नेसेसिटी अपने हाथ पोंछ लेती थी, डर्टी कॉज बता करके कुछ ना कुछ। अगेन ए वेस्ट ऑफ अवर कंपेशन एज विद स्पेन, अगेन दोबारा ए वेस्ट ऑफ अवर कंपेशन, हमारी कंपेशन माने दया दिखाना इनके प्रति, वो बेकार है, जैसे स्पेन में हुआ था। स्पेन में भी, इस कंट्री में, स्पेन में भी इसी तरीके से मार काट कर दी जाती थी। तो अब उसके प्रति कंपेशन दिखाना, दया दिखाना, वो बिल्कुल यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है इसके प्रति दया दिखाने की। द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन, अब गोरिल्ला तो दिया है अफ्रीकन के लिए, मैंने बताया था ना गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे, और सुपरमैन जो अपने आप को सुपर मानते थे, वे हो गए अंग्रेज। तो गोरिल्ला रेसलिंग करना होता है, एक तरह से लड़ाई करना। तो गोरिल्ला रेसल करते थे सुपरमैन के साथ। भाई वे उनसे, उनकी हमेशा वो उससे मार काट कर रहा, जब उनका दाव चढ़ता था तो वो मार देते थे, जब उनका चढ़ता था तो वे मार देते थे। तो ये किकुयू जनजाति की बात हो रही है कि वे रेसलिंग कर रहे थे सुपरमैन के साथ। अब यहां से स्टेंजा इंपोर्टेंट भी हो जाता है, और वालकोट के अपने विचार भी आ जाते हैं। ये थर्ड स्टेंजा चल ही रहा है, आई मैं। अब वालकोट अपने लिए बोल रहा है आई मैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल टच हो गया पोयम में। मैं जो कि हूं, एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, मैंने दोनों का जहर पी रखा है, ब्लड का। पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, दोनों के ब्लड से पॉइजन्ड हूं मैं, मतलब इसका मतलब मैं, दोनों का ब्लड है मेरे अंदर। अब दोनों का क्यों है वो समझने की आपकी जरूरत है। वेयर शैल आई टर्न, अरे मैं किधर को टर्न हूं, मतलब मैं किधर चलाऊं, मतलब मैं इसका पक्ष लूं या इसका पक्ष लूं, मैं अंग्रेजों का पक्ष लूं या केन्या अफ्रीकन का लूं। वेयर शैल आई टर्न, मुझे किधर को टर्न होना चाहिए। डिवाइडेड टू द वे, मैं तो अपनी इस नस में, इस पल्स में डिवाइडेड हूं, मतलब मैं किधर को जाऊं, इस चीज में मैं डिवाइडेड हूं। इट मीन्स समटाइम्स आई थिंक दैट आई शुड टेक द फेवर ऑफ अफ्रीकन, बिकॉज माई ग्रांड फादर वॉज बिलोंग फ्रॉम हेयर। तो ये मेरा नेटिव प्लेस हो गया एक तरीके से, तो मुझे फेवर इनका लेना चाहिए, खुद भी ब्लैक था ये। और समटाइम्स ही थिंक्स दैट नो आई शुड टेक द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज आई यूज इंग्लिश लैंग्वेज, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश, तो वो सब कुछ मैंने अपनी एजुकेशन, पढ़ाई, लैंग्वेज, लिटरेचर, इम्पैक्ट रहा है मेरा पेश पर, तो मुझे ब्रिटिशर्स का पक्ष लेना चाहिए। इस तरीके से आई एम डिवाइडेड, मैं डिवाइडेड हूं, मुझे, मैं किधर को टर्न करूं, डिवाइडेड टू द वे, मैं अपनी इस नब्ज में डिवाइडेड हूं। फिर कहता है, आई हु हैव कर्स द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, आई मैं वो हूं हु हैव कर्स, मैंने कर्ज किया है, मैंने उन्हें भी अभिशापित करा है, मतलब एक तरीके से मैंने उन्हें भी बुरा भला कहा है, जो शराब पी करके ऑफिसर होते हैं ब्रिटिशर्स और रूल करते हैं। शराब पी करके मतलब जो ड्रंकन है, जो गलत तरीके से नियम कायदे कानून को ताक पे रख के बुरा कर रहे हैं ना अफ्रीकन के ऊपर, मैं उन्हें भी बुरा भला कहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सबका पक्ष लेता हूं, अगर वे गलत है तो उन्हें भी। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आइलैंड, हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका, मैं कैसे चूज करूं, बिटवीन माने बीच में, दो चीजों के बीच में, दिस अफ्रीका, मैं इस अफ्रीका को चूज करूं, एंड द इंग्लिश टंग आई लव, या मैं इस इंग्लिश
टंग को चूज करूं जिसे मैं लव करता हूं। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत लगाव है, देखो अभी वो इंग्लिश में लिख रहा है, तो मैं इस इंग्लिश को लव करता हूं जिसे मैं इसे चूज करूं, या अफ्रीकन जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। तो एक तरफ से मेरा नेटिव प्लेस समझो आप अफ्रीका, और दूसरी तरफ मेरी आप भाषा जो है, लैंग्वेज इंग्लिश, मैं उसे बड़ा लव करता हूँ, उसी से मैं सब कुछ आज पोएम भी लिख रहा हूं तो इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो मैं किसका पक्ष लूं? तो मैं कंफ्यूज हूं, इसे बोलते हैं डायलेमा कंडीशन। तो नाउ ही इज अनेबल टू टेक द पाथ फ्रॉम बोथ ऑफ वन, किसी एक में से कौन सा पाथ लूं? तो ये परेशान है। आई हु हैव कर्ज, मैंने बुरा भला कहा है ड्रंकन ऑफिसर को भी जो ब्रिटिश रूल करते हैं। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव, मैं कैसे चूज करूं अफ्रीका में से और इंग्लिश में से, कि मैं किसे एक पक्ष लूं? बेट्रे देम बोथ, दोनों को बेट्रे करना, बेट्रे माने विश्वासघात करना, बेट्रे देम बोथ, और गिव बैक, दोनों को धोखा दे दूं, या फिर गिव बैक व्हाट दे गिव, या उन्हें वो वापस कर दूं जो उन्होंने मुझे दिया है। अब एक ने मुझे लैंग्वेज दी है, एक ने मुझे जन्म दिया है, तो उन्हें वापस कर दूं या दोनों को धोखा दूं, क्या करूं मैं? तो आई एम टोटली कंफ्यूज। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल? अब वो बता रहा है कि मैं कैसे फेस कर सकता हूँ, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर, ऐसा स्लॉटर होता है हत्याएं करना, एंड बी कूल, इतनी हत्याएं होती रहे और मैं शांति से चुपचाप बैठा रहूं, तो ऐसा भी कैसे हो सकता है? भाई अगर ये ब्रिटिशर्स इन्हें अफ्रीकन्स को मारते हैं, स्लॉटर करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट आई विल बी कीप एम अप, मैं शांत कैसे, कीप क्वाइट कैसे हो सकता हूँ? शांति से भी नहीं बैठ सकता अगर वो उसे मारते हैं। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका, और मैं अफ्रीका से भी टर्न कैसे हो जाऊं, मैं अफ्रीका से भी मुंह कैसे मोड़ लूं? एंड लिव, मैं उससे अफ्रीका से टर्न होके एंड लिव माने और रहने लगूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन, ऐसा कैसे हो सकता है मैं अफ्रीका से टर्न करूं एंड लिव, और जिंदा भी रहूं? तो बिना अफ्रीका के भी नहीं रह सकता। और हाउ हाउ कैन आई फेस अ स्लॉटर एंड बी कूल, और ऐसा स्लॉटर जो ये किक्यू जनजाति वाले ने भी जैसे उसे बच्चे को मार दिया, तो ये हत्या, मैं इसे भी देख करके मैं ऐसे भी कूल नहीं रह सकता। तो मतलब मैं शांति भी नहीं रख सकता अगर कोई हत्याएं कर रहा है, चाहे वो ब्रिटिशर्स वाले हैं चाहे वो अफ्रीकन वाले हैं, जैसे अभी उस वाइट बेबी को मार दिया, तो मैं ऐसी चीजों पर चुप भी नहीं रह सकता। और मैं अफ्रीका से भी मुंह नहीं मोड़ सकता, क्यों उसे मुंह मोड़ कर मैं कहाँ रहूं, मतलब मैं कैसे जिंदा रहूं? तो ये एक बड़ी गंभीर टेंशन है वालकोट की। तो ये पोयम थी इसकी, कंप्लीट हो चुकी है, 3 स्टेंजर्स। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो पोयम है वालकोट की, थोड़ी टफ जरूर है, मतलब लाइन टू लाइन थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, आपको दोबारा पढ़नी पड़ सकती है, लेकिन इसकी थीम अपने माइंड में फिट रखना, मतलब इसका बैकग्राउंड अगर आपने समझ लिया कि भाई देखो वालकोट जो था वो किस तरीके से लिखा करता था। ये पोयम ऐसी भी है कि मतलब इजीली कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, सिलेबस में लगी हुई नहीं रहती है, एलटी ग्रेड में लग गई ये पोयम। तो इसमें मेन मेन पॉइंट, लास्ट स्टेंजा इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फर्स्ट, सेकंड नहीं है इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेंजा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट इसका बी ग्रेड में है, और ए ग्रेड में है लास्ट वाला स्टेंजा, जिसमें वालकोट अपने बता रहा है कि भाई व्हाट टू डू, क्या करूं मैं, वो परेशान है कि भाई मैं ये भी नहीं देख सकता, आंख बंद करके मैं हत्याएं नहीं देख सकता, और मैं अपने देश से भी कैसे नाराजगी कर लूं, मतलब मैं अफ्रीका भी कैसे छोड़ दूं। तो यहाँ पे वो उसकी दिक्कत है, परेशानी है, और इसीलिए वो कहता है कि भाई पहले कभी पैराडाइज हुआ करता था, अब सब कुछ बेकार हो गया। तो मेनली उसने ये जो लिखी है पोयम, ये उस अपराइजिंग के ऊपर लिखी है जो माओ माओ करके अपराइजिंग था, उसका जिक्र यहाँ नहीं करा, क्योंकि जनजाति का जिक्र जरूर करा है, लेकिन उन्होंने ही चलाया था वो मूवमेंट, और उसी की वजह से इन्हें आजादी भी मिली थी, तो वो चीज इसने वालकोट ने डाली है। तब मैं जब इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपको वो सारी चीजें, एक एक चीजें पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको मतलब अगर बिल्कुल लाइन टू लाइन कहीं पे समझ में नहीं भी आ रहा हो, इतना बारीकी में नहीं जाना, आपको पढ़ाना नहीं है, मतलब आपको समझना है, और क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपके तो आप उसे राइट भी कर दोगे, ठीक है ना? तो यहां तक इसे देखेंगे, ये था इसका, ये इसकी पोयम थी, थोड़ी इम्पोर्टेंट है वैसे ही, मतलब पोयम जब भी कभी हम नेट में या कहीं चलते, वालकोट की इस पोयम को पढ़ना पड़ता है, वैसे इम्पोर्टेंट रहती है।